हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो हम लोग इंडियन ईयर बुक जो है, इंडिया का ईयर बुक जो निकाला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा 2020 का, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इस पूरे बुक को, ये ओरिजिनल पीडीएफ है जो गवर्नमेंट वेबसाइट से लोड किया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडिया 2020 जो ईयर बुक होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके जो भी पीएससी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इससे डायरेक्टली 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो पब्लिकेशन डिवीज़न जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, और इसमें साल भर में जितने भी करंट अफेयर बनाए होते हैं, मतलब कि जो कुछ भी इंडिया में हुआ होता है उसका एक समरी के रूप में दिया रहता है। तो इसमें कौन कौन चैप्टर हम लोग को पढ़ना है पूरे बुक में, तो सबसे पहले लैंड एंड पीपल के बारे में, इंडिया के बारे में परिचय यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लोग कैसे हैं, मतलब सेंसस के बारे में पढ़ना है, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेशनल सिंबल, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, कल्चरल एंड टूरिज्म, बेसिक इकोनॉमिक डाटा, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एजुकेशन, एनर्जी, इन्वायरमेंट, फाइनेंस। इस तरीके से कुल मिला के इसमें 32 चैप्टर है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 चैप्टर इसमें पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, पीटी से पहले पूरा हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लैंड एंड द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोट से चालू किया गया है। एक मार्क ट्वाइन नाम के आदमी है, उनके द्वारा एक ऐसा बोला गया था कि इंडिया इज़ द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, मदर ऑफ हिस्ट्री। जो कहा गया है कि ह्यूमन स्पीच का बर्थ प्लेस है इंडिया, जो है ह्यूमन स्पीच का बर्थ प्लेस यानी जन्मभूमि है, हिस्ट्री की माता है, ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड, महान आदमियों की, मतलब कि लीजेंड लोगों की ग्रैंड मदर है। ठीक है, और ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन की ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब परदादी है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, आवर मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट इंस्ट्रक्टिव मटेरियल इन द हिस्ट्री ऑफ मैन आर ट्रीजर्ड अप इन द इंडिया ओनली। कहा गया कि इंडिया में ही जो है आदमी का जो ह्यूमन काइंड है, ठीक है, आदमी का जो हिस्ट्री है, मैन का जो हिस्ट्री है, उसको संजो करके रखा हुआ है, उसको संजा यहाँ पे बचा करके रखा हुआ है। ठीक है, जो भी इंडिया, मतलब कि आदमी का पूरे संसार में जितने भी आदमी, उनका जो वैल्यूएबल हिस्ट्री, ऐसा यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया, मतलब एक तारीफ़ किया गया इंडिया का। अब हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ने चल यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि इंडिया का एक यूनिक कल्चर है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है इसका एक यूनिक कल्चर है जो दुनिया में सबसे पुराना और सबसे महान सिविलाइजेशन में से एक है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो स्नो केप्ड हिमालय से लेकर के सन ड्रेस्ड कोस्टल विलेज तक। ठीक है, मतलब कि बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय से लेकर के कोस्टल विलेज तक फैला हुआ है। और उसके बाद देखा जाए तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ईस्ट में, जो साउथ वेस्ट कोस्ट पे जो है, यहाँ पे ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्ट ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट, साउथ वेस्ट कोस्ट पे जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वहाँ से लेकर के फर्टाइल ब्रह्मपुत्रा वैली तक फैला हुआ है इन ईस्ट टू द थर्ड डेजर्ट इन द वेस्ट। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इट कवर्स एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इट हैज़ अचीव्ड ऑल राउंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट सो मैनी ईयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद जो है, आज़ादी के बाद हर तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया जो है एरिया वाइज। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको ऐसा चीज़ मिलेगा जो काफ़ी जाना पहचाना लगेगा कि ये सब तो हम जानते ही हैं। तो एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन ही दिया गया है इंडिया के बारे में। ठीक है, इसलिए इसमें उतना नया चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन आगे के चैप्टर में जैसे जैसे चलेंगे तो काफ़ी अच्छा इसमें मटेरियल हम लोग को मिलता है। तो बताया गया कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में, और पॉपुलेशन के आधार पर सेकंड है, एरिया के आधार पर 7th है। सबसे बड़ा रसिया है और पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा चाइना है। द कंट्री स्टैंड अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया मार्क्ड ऑफ इट्स माउंटेन एंड द सीज। क्या कह रहे हैं कि एशिया से अलग कैसे होता है, मतलब बाकी एशिया से अलग होता है पहाड़ के द्वारा, समुद्र के द्वारा। ठीक है, जिसके कारण से इसको एक स्पेशल जियोग्राफिकल फीचर यहाँ पे मिलता है, जियोग्राफिकल पहचान यहाँ पे मिलता है। बाउंड्रीज का देखा जाए तो ग्रेट हिमालय इन द नॉर्थ में ग्रेट हिमालय है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग इसके इस बीच से पास करती है। वहीं बे ऑफ बंगाल ईस्ट में और अरेबियन सी वेस्ट में है। ठीक है, इंडियन ओशन साउथ में है। उसके बाद बोला है कि कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो याद रखिए इंडिया जो है कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया का जो मेन लैंड है ना, मेन लैंड की बात किया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और लॉन्गिट्यूड यदि देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट छोड़ दिया है, यहाँ पे दोनों जगह नॉर्थ होगा। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, इसका यदि लेंथ देखा जाए नॉर्थ साउथ तो 3214 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट वेस्ट देखा जाए तो 2933 यानी 2933 किलोमीटर है। ठीक है, इसका लैंड फ्रंटियर लैंड बाउंड्री जो 15,200 किलोमीटर है, जबकि कोस्टल बाउंड्री की बात किया जाए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को ऐड करके तो 7516.6 किलोमीटर है। तो ये था इंडिया के बाउंड्री के बारे में। अब लोग इसके जियोग्राफिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, तो किसके साथ इंडिया का बॉर्डर है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में, चाइना भूटान नेपाल के साथ नॉर्थ में, म्यांमार के साथ फार ईस्ट में, बांग्लादेश के साथ ईस्ट में, श्रीलंका के साथ जो है इंडिया सेपरेट लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करता, लेकिन एक नैरो चैनल के द्वारा, ठीक है, एक पाक स्टेट के द्वारा और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा सेपरेट होता है। इंडिया को 6 जोन में बांटा गया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट जोन। ठीक है, 6 जोन में बांटा गया है।
और इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यहाँ भी गलत दिया है, 9 नहीं बल्कि 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, और 28 स्टेट है। फिजिकल फीचर की बात किया जाए तो इंडिया का फिजिकल फीचर को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 4 रीजन में बांटा गया है। ग्रेटर माउंटेन जोन, प्लेन्स ऑफ गंगा, डेजर्ट एंड साउदर्न पेनिनसुला, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो हिमालय क्या है, तो हिमालय कंप्राइज थ्री ऑलमोस्ट पैरेलल रेंजेस इंटरस्प्रेड विथ लार्ज प्लेटू एंड वैलीज, सम ऑफ विच आर कश्मीर, कुल्लू वैली। तो यहाँ पे बताया गया कि हिमालय में 3 पैरेलल रेंज है जिसके बीच में वैली बहुत सारा पाया जाता है, जैसे कश्मीर वैली है, कुल्लू वैली है, ठीक है, जो फर्टाइल हैं और फिर ग्रेट सीनिक ब्यूटी, मतलब काफ़ी सुंदर जगह है। दुनिया का कुछ जो हाईएस्ट पीक है इसी वैली में पाया जाता है, इसी रेंजेज में पाया जाता है, हिमालय रेंजेज में ही पाया जाता है। जो हाई अल्टीट्यूड अलाउ ट्रेवल ओनली थ्रू फ्यू पासेस, तो इस माउंटेन को ट्रेवल किया जा सकता है कुछ पास के द्वारा, है ना, डायरेक्टली ट्रैवल नहीं कर सकते हम लोग, कुछ पासेज के सहारे में ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया जेलेपला एंड नाथुला, सिक्किम के पास जो है नाथुला में जो इसको पास कर सकते हैं, मतलब पहाड़ को हम लोग पास के थ्रू पास कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, है ना, काफ़ी एक कंटिन्यूस माउंटेन है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिखाया कि सिपकिला जो है सतलज वैली में पड़ता है। माउंटेन जो है 2400 किलोमीटर लगभग लंबा है और इसका जो चौड़ाई है 240 से 320 किलोमीटर के बीच वेरी करता है। ईस्ट में इन द ईस्ट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार एंड द इंडिया एंड बांग्लादेश हिल रेंजेज आर मच लोअर। ईस्ट में देखा जाए तो इंडिया और म्यांमार के बीच में और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो माउंटेन रेंज है काफ़ी लोअर है, जैसे गारो, खासी, जैंतिया, नागा हिल, ये सब जो है ईस्ट से वेस्ट रन करता है। और मिजो हिल, रखाइन हिल बांग्लादेश में है, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ रन करता है। द प्लेन ऑफ गंगा एंड द इंडस अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। गंगा और इंडस का जो प्लेन है लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। फॉर्म्ड द बेसिन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम, मेनली इसमें 3 रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। दुनिया का दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्टेच ऑफ फ्लैट एलुवियम एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। दुनिया के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से एक हैं। यमुना जो है बिटवीन द यमुना एट दिल्ली एंड बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर अवे देयर इज ड्रॉप ऑफ ओनली 2 मीटर इन एलिवेशन। तो दिल्ली में और बे ऑफ बंगाल में देखा जाए तो एलिवेशन का अंतर मात्र 200 मीटर है, ठीक है, मतलब कि ऊंचाई का यदि अंतर देखा जाए समुद्र तल से ऊंचाई कितना है तो बे ऑफ बंगाल से दिल्ली मात्र 200 मीटर ऊंचा है, ऐसा यहाँ पे बताया गया, जबकि लेंथ 1600 किलोमीटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1600 किलोमीटर है। फिर डेजर्ट एरिया उसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, ग्रेट डेजर्ट एंड लिटिल डेजर्ट। द ग्रेट डेजर्ट एक्सटेंड फ्रॉम एज ऑफ रेन ऑफ कच्छ बियॉन्ड द लूनी रिवर नॉर्थवर्ड। तो ग्रेट डेजर्ट जो है लूनी रिवर से नॉर्थवर्ड की ओर होता है। द होल ऑफ राजस्थान सिंध फ्रंटियर रन्स थ्रू दिस। तो राजस्थान और सिंध का जो फ्रंटियर इलाका है ग्रेट डेजर्ट में पड़ता है। लिटिल डेजर्ट कहाँ है, तो एक्सटेंड फ्रॉम लूनी रिवर बिटवीन जैसलमेर एंड जोधपुर टू द नॉर्थ वेस्ट। तो जैसलमेर से लेकर जोधपुर तक जो है लूनी रिवर से आगे, है ना, लूनी रिवर से नॉर्दर्न वेस्ट इलाका में जो है क्या बोलते हैं उसको, लिटिल डेजर्ट है। बिटवीन द ग्रेट एंड द लिटिल डेजर्ट लाई अ जोन ऑफ एब्सोल्युटली स्टेराइल कंट्री कंसिस्टली ऑफ रॉकी लैंड कट ऑफ लाइक लामस्टोन रीजेज। क्या कह रहे हैं, तो दोनों डेजर्ट जो है उसके बीच में है कंप्लीटली स्टेराइल, यानी कि काफ़ी बंजर भूमि पाया जाता है। रॉकी आइलैंड है, वहाँ पे लाइमस्टोन पाया जाता है। पेनिनसुलर प्लेटू इज मार्क फ्रॉम of the plains of the Ganga and the Indus by a mass of mountain and hill ranges vary from 460 to 1220 meters in the height। क्या करें, पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसका हिल का जो रेंज है इतना हाइट से वेरी करता है और गंगा और इंडस का जो प्लेन है उसके नीचे है, ठीक है। प्रोमिनेंट अमॉन्ग दीज आर अरावली। पेनिनसुलर प्लेटू में कौन कौन सा पाया जाता है, तो अरावली हिल है, विंध्या, सतपुरा, मैकाल, अजंता। पेनिनसुला इज फ्लैंक्ड ऑन द वन साइड बाई ईस्टर्न घाट फेयर एवरेज एलिवेशन इज 6 and 10 मीटर। पेनिनसुला के एक तरफ ईस्टर्न घाट है जिसका एवरेज हाइट 610 मीटर है, वहीं वेस्टर्न घाट का एवरेज हाइट 915 से 1220 मीटर है, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचा है ईस्टर्न घाट से। राइजिंग द प्लेस ओवर 240 किलोमीटर, यहाँ पे बताया गया है राइजिंग इन प्लेसेस टू ओवर 2440 मीटर। बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी लाई अ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में पतला सा नैरो कोस्टल स्ट्रिप है जिसको हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऐसा बोल सकते हैं। उसी के तरीके से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होगा, तो याद रखिएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज़्यादा चौड़ा है। द साउदर्न पॉइंट ऑफ प्लेटू इज फाउंड बाय द नीलगिरी हिल्स। इस प्लेटू का जो साउदर्न पॉइंट है, दोनों ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके नीलगिरी हिल्स पे मिल जाते हैं, ठीक है। कार्डमम हिल जो है इसी में पाया जाता है। द कार्डमम हिल्स लाइंग बियॉन्ड मेस्ट रिगार्डेड कंटिन्यूअस ऑफ वेस्टर्न घाट। तो कार्डमम हिल वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, नीलगिरी हिल्स के आसपास। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात किया जाए इंडिया का, तो बांटा गया है 3 कैटेगरी में, हिमालय, उसके बाद इंडो गंगेटिक प्लेन और पेनिनसुलर शील्ड, ठीक है। तो हिमालयन प्लेन्स बेल्ट टू द नॉर्थ एंड नागा लुसाई माउंटेन इन द ईस्ट आर द रीजन्स ऑफ माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट। मोस्ट ऑफ दिस एरिया नाउ प्रेजेंटिंग सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट माउंटेन सीनरी इन द वर्ल्ड वाज अंडर मेराइन कंडीशन आउट 60 करोड़ ईयर अगो। तो क्या कह रहा है कि जो अभी हम लोग पहाड़ देखते हैं, हिमालयन माउंटेन देखते हैं, ये लगभग आज के 60 करोड़ वर्ष पहले जो यहाँ पे मैराइन कंडीशन था, यहाँ पे पानी हुआ करता था, जिसको हम लोग टेथिस सी के नाम से जानते थे, ठीक है। इन अ सीरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट कमेंसिंग आउट 7 करोड़ ईयर्स अगो द सेडिमेंट्स एंड बेसमेंट्स रॉक
रोज टू ग्रेट हाइट, द वेदरिंग एंड इरोजिव एलिमेंट्स वर्क ऑन दिस टू प्रोड्यूस द रिलीफ सीन टुडे। तो क्या कहा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट हुआ, मतलब कि माउंटेन बनना चालू हुआ और इस तरीके से काफ़ी हाइट तक पहुँच गया। फिर उस हाइट से निकलने वाली जो नदियाँ थी वो वेदरिंग करके, मतलब पत्थर को तोड़ करके इरोजिव एलिमेंट से, मतलब कि इरोजन करके यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं आजकल प्लेन देखते हैं, उसका निर्माण किया गया। द इंडो गंगा प्लेन आर ग्रेट एलुवियम ट्रैक दैट सेपरेट द हिमालयन इन द नॉर्थ फ्रॉम द पेनिनसुला इन द साउथ। तो नॉर्थ में हिमालय को पेनिनसुला से अलग कौन करता है, तो इंडो गंगा प्लेन करता है। ठीक है, पेनिनसुला इज द रीजन ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो पेनिनसुला जो है एक रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्षेत्र है, मतलब कि हिमालय के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल है, हिमालय में भूकंप आते रहता है। ओकेजनल सिस्मिक डिस्टर्बेंसेज, मतलब कि यहाँ सिस्मिक डिस्टर्बेंस काफ़ी कम होता है, हिमालय में ज़्यादा होता है इसके मुकाबले। हाईली मेटामॉर्फ रॉक ऑफ अर्लीस्ट पीरियड, ये काफ़ी पुराना भूमि में से माना जाता है, ओल्डेस्ट लैंडमास में से माना जाता है यहाँ, इसलिए यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक पाया जाता है। लगभग 380 करोड़ वर्ष पुराना ये वाला जो ज़मीन है इधर का जो है। ठीक है, रेस्ट बीइंग कवर्ड बाय द गोंडवाना फॉर्मेशन, लावा फ्लोज बिलोंगिंग टू द डेक्कन ट्रे फॉर्मेशन एंड यंगर सेडिमेंट। तो क्या कहा जा रहा है कि इस एरिया में नॉर्थ में एक डेक्कन ट्रे पाया जाता है जहाँ पे काफ़ी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यदि हम लोग इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में बात करें तो इसको 4 ग्रुप में बांटा जाता है, हिमालयन रिवर सिस्टम, डेक्कन रिवर सिस्टम, कोस्टल रिवर एंड रिवर ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं पेरेनियल रिवर और पेनिनसुलर रिवर। पेरेनियल मतलब कि जिसमें सालों भर पानी होता है, और पेनिनसुलर यानी कि जिसमें सिर्फ बरसात में पानी होता है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली इस तरीके से बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 4 तरीके से बांटा जाता है। द हिमालयन रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग स्नो, हिमालयन रिवर जो है बर्फ पिघलने के कारण बनी है, इसलिए इसमें सालों भर पानी होता है। ड्यूरिंग द मानसून मंथ हिमालय रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल एंड रिवर स्वेल काउजिंग फ्रीक्वेंट फ्लड। तो मानसून के समय काफ़ी ज़्यादा बाढ़ भी आता है। डेक्कन रिवर जो है रेनफेड होते हैं, मतलब बारिश का पानी उसमें बहता है, इसलिए इसका वॉल्यूम जब फ्लक्चुएट करता है उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा होते रहता है, फिक्स नहीं रहता। मैनी ऑफ दीज आर नॉन पेरेनियल, इसमें से अधिकांशतः जो है नॉन पेरेनियल है, पेरेनियल नहीं है। द कोस्टल स्ट्रीम स्पेशली ऑन द वेस्ट कोस्ट आर शॉर्ट इन लेंथ एंड हैव लिमिटेड कैचमेंट एरिया। जो कोस्टल स्ट्रीम है खास करके वेस्टल कोस्ट पे, ठीक है, उनका लंबाई काफ़ी छोटा होता है, उनका कैचमेंट एरिया भी कम है, मतलब उनके द्वारा सिंचित भूमि जो है, मतलब कि इतना दूर में उनसे डिपेंडेंट लैंड जो उनके ऊपर वो भी कम है। अधिकांशतः उसमें से नॉन पेरेनियल है। द स्ट्रीम ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बेसिन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान और फ्यू एंड फार अपार्ट, मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ इफर्मल कैरेक्टर। तो यहाँ पे कहा जाएगा द स्ट्रीम ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बेसिन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान और फ्यू। तो इनलैंड ड्रेनेज बेसिन राजस्थान के अंदर पाया जाता है जो काफ़ी कम संख्या, जैसे लोनी रिवर हो गया इसका एग्जाम्पल। द मेन हिमालयन रिवर सिस्टम और दोज ऑफ इंडस एंड गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना सिस्टम। तो इंडस ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो है और गंगा सिस्टम है, ये हिमालयन रिवर सिस्टम के मेन नदियों में से आता है। इंडस विच वन ऑफ द ग्रेट रिवर ऑफ द वर्ल्ड राइजेज एट मानसरोवर इन तिब्बत। इंडस जो है मानसरोवर के पास राइज करती है एंड फ्लोज थ्रू इंडिया एंड देयर आफ्टर थ्रू पाकिस्तान, पाकिस्तान के थ्रू भी फ्लो करती है और अरेबियन सी में कराची के पास जाकर के मिल जाती है। इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज फ्लोइंग इन द इंडियन टेरिटरी सतलज। इंडिया में कौन कौन फ्लो करती है इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी में, तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना इज अनदर इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ विच द प्रिंसिपल सब बेसिन और दो जो भागीरथी एंड अलकनंदा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम भी जो है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है इसका। भागीरथी और अलकनंदा जो देव प्रयाग में मिलती है, उसके बाद गंगा का फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ से फ्लो करती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड, 5 स्टेट से फ्लो करती है। यहाँ पे आई थिंक छूट गया होगा। ठीक है, 5 स्टेट से फ्लो करती है गंगा रिवर इंडिया में। बिलो राजमहल सिल्स द भागीरथी विच यूज टू बी द मेन कोर्स इन द पास्ट टेक ऑफ वाइल द पद्मा कंटिन्यूड ईस्टवर्ड द इंटर्स बांग्लादेश। तो राजमहल हिल के पास, यानी इनडायरेक्टली बोल सकते हैं फड़क्का के पास, गंगा जो है क्या करती है, 2 पार्ट में बढ़ जाती है। इसका ओरिजिनल चल जाता है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, और इधर जो हो जाता है हुगली के नाम से बढ़ जाता है, वही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, द यमुना, द राम गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, द महानंदा एंड द सोन आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो गंगा के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, यमुना, राम गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन, ये सब जो है गंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। रिवर चंबल एंड बेतवा द इंपॉर्टेंट सब ट्रिब्यूटरीज वी ज्वाइन द यमुना बिफोर इट मीट गंगा। तो सब ट्रिब्यूटरी किसको बोलते हैं, तो ट्रिब्यूटरी का ट्रिब्यूटरी को सब ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। जैसे गंगा है उसमें यमुना मिलती है, और चंबल जो है यमुना में मिल जाती है, तो यानी चंबल जो हो गई गंगा की सब ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, यमुना ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, इस तरीके से। द पद्मा एंड ब्रह्मपुत्र ज्वाइन एट बांग्लादेश एंड कंटिन्यूज टू फ्लो एज द पद्मा और गंगा। यहाँ पे देखिए जैसे ब्रह्मपुत्र का क्या है कि ब्रह्मपुत्र यहाँ पे सैंगपो के नाम से जानी थी, इंडिया में इंटर करते तो ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है, और असम में जाते समय उसका नाम जमुना हो जाता है, जे फॉर जमुना। और इधर से गंगा आती है, गंगा यहाँ पे 2 पार्ट में टूट गई, नीचे चल जाती है हुगली, इधर चल जाती है पद्मा के नाम से। पद्मा और जमुना जब मिल जाती है, पद्मा और जमुना यानी कि इनडायरेक्टली बोल सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पे जा करके उसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन बार बार लिखा रहा था ऊपर। ठीक है, इसको वहाँ पे मेघना बोलते हैं फिर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में राइज करती है, जहाँ पे इसको सैंगपो के नाम से जाना जाता है।
इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के पास इंटर करती है, वहाँ पे इसका नाम दिहांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब इंटर करते हैं वहाँ पे उसका नाम दिहांग हो जाता है। उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का? तो सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथिमारी, ठीक है, मानस भी रिवर का नाम है। तो ये सब रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। द ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश फीड बाय तीस्ता नदी जो है बांग्लादेश में उसको मिलती है जाकर के, और बाद में गंगा में मिल जाती है। द बराक रिवर हैड अ स्ट्रीम ऑफ मेघना राइज इन द हिल्स ऑफ मणिपुर। तो मेघना रिवर का जो हेड स्ट्रीम है ना, मतलब कि बराक रिवर जो है मणिपुर में राइज करती है, बाद में वो जाकर को भी मेघना बन जाती है आगे जाकर के। द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो रिवर और मक्कू, इसका जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? तो मक्कू, त्रांग, झीरी, सोनाई, रुकनी, ये सब नदी का नाम है। धलेश्वरी, मधुआ, जतिंगा। बराक कंटिन्यूज बांग्लादेश टिल द कंबाइंड गंगा ब्रह्मपुत्रा नियर द भैराब बाजार। तो बांग्लादेश में कोई जगह का नाम है भैराब बाजार, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर के गंगा ब्रह्मपुत्रा जो है मेघना में, मतलब कि मेघना बन जाती है। वहीं पे बराक रिवर भी उसी में जाकर के मिल जाता है। इन द डेक्कन रीजन मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम इज जनरली ईस्ट फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। तो डेक्कन रीजन में देखा जाए तो अधिकांशतः रिवर सिस्टम जो है ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। द मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर और गोदावरी, कौन कौन सा मेजर रिवर है इंपॉर्टेंट रिवर? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और तापी जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। गोदावरी द साउदर्न पेनिनसुला है द सेकंड लार्जेस्ट बेसिन कवरिंग 10% ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया। गोदावरी जो है साउदर्न पेनिनसुला में इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट बेसिन बनाती है, ठीक है। तो इंडिया के एरिया का लगभग 10% है। नेक्स्ट इज द कृष्णा बेसिन, उसके बाद कृष्णा का बेसिन है, कृष्णा नदी का, उसके बाद महानदी का, इस तरीके से। द बेसिन ऑफ द नर्मदा इन द अपलैंड्स ऑफ डेक्कन फ्लोइंग टू द अरेबियन सी एंड ऑफ द कावेरी इन द साउथ फॉलोइंग इन द बे ऑफ बंगाल और मोस्ट ऑफ द सेम साइज। तो नर्मदा और कावेरी का जो ड्रेनेज बेसिन है लगभग सेम साइज का है, ठीक है। जबकि नर्मदा जो है अरेबियन सी में गिरती है और कावेरी जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। देयर आर न्यूमरस कोस्टल रिवर, बहुत सारे कोस्टल रिवर हैं, विच आर कंप्लीटली स्मॉल, जो काफ़ी छोटे हैं। बहुत सारे कोस्टल रिवर ऐसे हैं जो काफ़ी छोटे हैं, कंपेरेटिवली स्मॉल है। व्हाइल ओनली हैंडफुल ऑफ सच रिवर ड्रेन इनटू द सी नियर द डेल्टा ऑफ ईस्ट कोस्ट एज वेल 600 सच रिवर ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि लगभग 600 ऐसे नदी हैं, ठीक है, जो इनलैंड रिवर के रूप में वर्क करती हैं यहाँ पे। फ्यू रिवर राजस्थान डू नॉट ड्रेन इनटू द सी। तो राजस्थान की कुछ नदियाँ समुद्र में गिरती ही नहीं है। दे ड्रेन इनटू सॉल्ट लेक्स एंड गोट लॉस्ट इन सैंड। तो या तो सॉल्ट लेक में गिरती हैं, मतलब कि कोई झील में जाकर गिर जाती हैं, या फिर रेगिस्तान में ही खो जाती हैं। बिसाइड दीज आर देयर आर डेजर्ट रिवर विच फ्लो फॉर सम डिस्टेंस आर लॉस्ट इन डेजर्ट। देयर आर लूनी, राजस्थान में कुछ नदी का यहाँ पर नाम दिया गया है, लूनी, माचू, रूपेन, सरस्वती, बानस, घाघर, अदर और भी दूसरे नदी, ठीक है। इंटायर कंट्री है डिवाइडेड 20 रिवर बेसिन, पूरे कंट्री को 20 रिवर बेसिन में बांटा गया है, ठीक है। कंप्राइजिंग 12 मेजर रिवर बेसिन, जिसमें 12 मेन रिवर बेसिन है और 8 कंपोजिट रिवर बेसिन। 12 मेजर रिवर बेसिन कौन कौन है? तो सबसे पहले इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेन्नार, ब्राह्मणी, बैतरनी, साबरमती, माही गुजरात में पड़ता है, नर्मदा, तापी। ये 12 रिवर बेसिन को मेजर रिवर बेसिन बोला गया है। ईच ऑफ दिस बेसिन है जो ड्रेनेज एरिया एक्सेडिंग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें से सबका जो रिवर बेसिन का एरिया है 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। उसके बाद 8 कंपोजिट रिवर बेसिन कौन कौन है? कंबाइनिंग सुटेबली टुगेदर ऑल द अदर रिमेनिंग मीडियम, ठीक है। मीडियम ड्रेनेज बेसिन में सब आता है, और स्मॉल ड्रेनेज बेसिन। तो मीडियम ड्रेनेज बेसिन किसको बोलते हैं? जिसका एरिया 2000 से 20,000 के बीच हो, ठीक है। 20,000 से ज़्यादा हो तो मेजर रिवर बेसिन, 2000 से 20,000 तक तो मीडियम रिवर बेसिन, और 2000 से कम हो तो उसका स्मॉल रिवर बेसिन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये रिवर बेसिन को बांटा जाता है क्यों? तो प्लानिंग और मैनेजमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है सुवर्ण रेखा, ठीक है, कंबाइनिंग सुवर्ण रेखा एंड अदर स्मॉल रिवर बिटवीन सुवर्ण रेखा एंड बैतरनी। तो सुवर्ण रेखा और बैतरनी के बीच में जितना नदियाँ हैं उसको मिला करके सुवर्ण रेखा नदी का बेसिन बनता है। उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है महानदी और पेनार का, ईस्ट फ्लोइंग रिवर बिटवीन पेनार एंड कन्याकुमारी। फिर इनलैंड डेजर्ट जो है, इनलैंड डेजर्ट में जितने रिवर सिस्टम है, तो इस तरीके से 8 कंपोजिट रिवर सिस्टम यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब इंडिया के क्लाइमेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इंडिया के क्लाइमेट के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो इंडिया के क्लाइमेट को मेनली बांटा गया है IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पे 4 ऑफिशियल सीजन बताया गया है। और इंडिया के क्लाइमेट को हम लोग मानसून क्लाइमेट बोलते हैं, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट जो होता है एक लंबे पीरियड के लिए होता है, लगभग 30-35 साल के लिए होता है। जबकि वेदर जो है कभी भी चेंज हो सकता है, वेदर फिक्स नहीं होता, जबकि क्लाइमेट जो है फिक्स्ड होता है। तो इंडिया का 4 क्लाइमेट में बांटा गया। पहला है विंटर, जो कि दिसंबर टू अर्ली अप्रैल तक होता है। द ईयर्स कोल्डेस्ट मंथ आर दिसंबर एंड जनवरी। दिसंबर और जनवरी जो है कोल्डेस्ट मंथ होता है, जहाँ पे टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है।
इन द नॉर्थ वेस्ट टेम्परेचर राइज एज वन प्रोसेस टुवार्ड द इक्वेटर पिकिंग अराउंड 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कह रहा है कि जैसे ही हम लोग इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री हो जाता है, ठीक है, साउथ ईस्ट में, इंडिया के साउथ ईस्ट में। और नॉर्थ वेस्ट में जो है यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट में है ना 10 से 15 डिग्री हो जाता है, और साउथ ईस्ट में जो है 25 डिग्री के आसपास होता है, 20 से 25 डिग्री के आसपास होता है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर के पास जाते हैं टेम्परेचर हल्का बढ़ते जाता है। समर और प्री मानसून सीजन, तो समर सीजन इसको प्री मानसून सीजन भी बोलते हैं, जो अप्रैल से जून तक होता है, ठीक है, अप्रैल टू जुलाई नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अप्रैल से जुलाई तक होता है, ऐसे अप्रैल से जून तक होता है। इन वेस्टर्न एंड साउदर्न रीजन द हॉटेस्ट मंथ इज अप्रैल। तो वेस्टर्न और साउदर्न रीजन में जो है अप्रैल सबसे गर्म महीना होता है। फॉर नॉर्दर्न रीजन मई इज द हॉटेस्ट मंथ, जबकि नॉर्दर्न रीजन के लिए मई सबसे गर्म महीना होता है। टेम्परेचर एवरेज अराउंड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफ द इंटीरियर पार्ट में, इंडिया के इंटीरियर पार्ट में 32 से 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है। मानसून और रेनी सीजन के बारे में बात करें, तीसरा सीजन है मानसून और रेनी सीजन, जो जून से लेकर सितंबर तक होता है। द सीजन इज डोमिनेटेड बाय द ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मानसून। तो याद रखिएगा साउथ वेस्ट समर मानसून इस समय ज़्यादा होता है, ठीक है, जो स्लो हो जाता है कब, विच स्लोली स्वीप्स अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम बिगिनिंग इन लेट मई टू अर्ली जून। तो एक कहाँ से चालू होता है, तो अर्ली जून या फिर लेट मई से चालू होता है, मतलब कि मई का लास्ट वीक या फिर जून का फर्स्ट वीक के आसपास से चालू होता है इंडिया में। मानसून रेन बिगिन टू रिसीड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, और अक्टूबर के महीने में जो है नॉर्थ इंडिया से वापस आने लगता है, रिटर्न होने लगता है। साउथ इंडिया में जो रेनफॉल अक्टूबर के नॉर्थ के महीने में होता है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इन अक्टूबर, इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर साउथ इंडिया टिपिकली रिसीव मोर रेनफॉल। पोस्ट मानसून सीजन की बात किया जाए, जो अक्टूबर से दिसंबर के आसपास होता है। इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया अक्टूबर एंड नवंबर आर यूजुअली क्लाउडलेस, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात किया जाए तो अक्टूबर और नवंबर नॉर्मली क्लाउडलेस होता है। हिमालयन स्टेट बीइंग मोर टेम्परेट एक्सपीरियंस 2 एडिशनल सीजन। तो हिमालयन स्टेट में 2 और सीजन होता है, कौन कौन, तो ऑटम और स्प्रिंग, ठीक है। हिमालयन स्टेट में 2 और सीजन होता है। ट्रेडिशनली इंडिया हैड नॉट 6 सीजन ईच अबाउट 2 मंथ लॉन्ग। तो ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक रूप से भी इंडिया में 6 सीजन होते हैं, और सब जो है 2-2 महीने के होते हैं। दीज आर स्प्रिंग, समर, मानसून, ठीक है, कौन कौन है, तो स्प्रिंग, समर, मानसून, अर्ली ऑटम, लेट ऑटम और विंटर। दीज आर बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल डिवीजन, एस्ट्रोनॉमिकल डिवीजन पे बेस्ड है, ठीक है। 12 मंथ को 6 पार्ट में बांटना। द एंशियंट हिंदू कैलेंडर ऑल्सो रिफ्लेक्ट दिस सीजन इन अरेंजमेंट ऑफ मंथ्स। इंडियाज क्लाइमेट इज अफेक्टेड बाय 2 सीजनल विंड। इंडिया का जो क्लाइमेट है 2 सीजनल विंड से अफेक्ट होता है। पहला नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून। द नॉर्थ ईस्ट मानसून कॉमनली नोन एज विंटर मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम लोग विंटर मानसून के नाम से भी जानते हैं। ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, वेयर साउथ वेस्ट मानसून नोन एज समर मानसून। जबकि साउथ वेस्ट मानसून को हम लोग समर मानसून के नाम से जानते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून को हम लोग समर मानसून के नाम से जानते हैं, और नॉर्थ ईस्ट मानसून को विंटर मानसून के नाम से जानते हैं, जो सी से लैंड की ओर ब्लो करता है इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द ईयर इन द कंट्री। तो साउथ वेस्ट मानसून से ज़्यादा रेनफॉल होता है कंट्री के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ के फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ते हैं। तो बताया गया है कि इंडिया इज रिच इन फ्लोरा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अवेलेबल डाटा प्लेस इन इंडिया इन द 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड 4th इन द एशिया। तो प्लांट डाइवर्सिटी के आधार पे, है ना, पेड़ पौधा के डाइवर्सिटी के आधार पे इंडिया जो है दुनिया में 10वां और एशिया में 4थे नंबर पे आता है। फ्रॉम अबाउट 70% जोग्राफिकल एरिया सर्वेड सो फार, ओवर 46,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट हैव बीन डिस्क्राइब्ड। तो इंडिया के लगभग 70% एरिया में ही अभी सर्वे हुआ है इस बात को लेकर के। यहाँ पे 46,000 तरह के पेड़ पाए जाते हैं, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता के अनुसार, ठीक है। द वेस्कुलर फ्लोरा विच फॉर्म द कॉन्स्पीशियस वेजिटेशन कवर कंप्राइज 15,000 स्पेसीज विथ अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन फ्रॉम द टॉरिड टू आर्कटिक। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कई तरह का है। टॉरिड मतलब कि जो इक्वेटर के नज़दीक होता है, आर्कटिक यानी कि जहाँ पर ठंडा वाला जगह होता है। इंडिया इज अ रिच एंड वेरिड वेजिटेशन। तो इंडिया का जो है काफ़ी रिच और काफ़ी वेराइटी के वेजिटेशन यहाँ पे हैं। विथ ओनली अ व्यू कंट्रीज ऑफ कंपेरेबल साइज पॉसेज, दो मतलब कि काफ़ी कम कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे इतने तरह के वेराइटी के वेजिटेशन पाए जाते हैं। इंडिया को 8 डिस्टिंक्ट फ्लोरिस्टिक रीजन में बांटा गया है, मतलब कि पेड़ पौधा के आधार पे 8 रीजन में बांटा गया है। कौन कौन, तो वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, असम, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन, डेक्कन, मालाबार एंड अंडमान। इस तरह से 8 जो है फ्लोरिस्टिक रीजन में बांटा गया है पेड़ पौधे के आधार पे। द वेस्टर्न हिमालय रीजन एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कुमाऊं। तो कश्मीर से कुमाऊं तक मतलब कि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के कुछ हिस्से तक जो है वेस्टर्न हिमालय का बोला जाता है। ये टेम्परेट जो है रिच इन फॉरेस्ट ऑफ, इस फॉरेस्ट में क्या क्या पाया जाता है, तो चीर पाया जाता है, पाइन और भी अदर कॉनिफेरस ट्री पाया जाता है जिसका ब्रॉड लीफ होता है, चौड़ा पत्ता होता है। ये टेम्परेट ट्रीज होते हैं। टेम्परेट कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे होते हैं। हाइयर अप फॉरेस्ट ऑफ देवदार, तो ऊंचाई पे जाने पे देवदार का जंगल पाया जाता है। ब्लू पाइन,
स्प्रस, सिल्वर फर अकर, सिल्वर फर का पेड़ पाया जाता है। अल्पाइन जोन एक्सटेंड फ्रॉम द अपर लिमिट ऑफ टेम्परेट जोन अबाउट 400 इतना मीटर और हाइयर, तो अल्पाइन जोन भी पाया जाता है। द करेक्टरिस्टिक्स ट्रीज ऑफ दिस जोन आर हाई लेवल सिल्वर फर, सिल्वर ब्रीच एंड जूनिपर, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। द ईस्टर्न हिमालयन रीजन एक्सटेंड फ्रॉम सिक्किम ईस्टवार्ड एंड एम्ब्रेसेज दार्जिलिंग, ठीक है। तो ईस्टर्न हिमालय सिक्किम से चालू होता है, दार्जिलिंग होते हुए जो है असम के एरिया तक कुछ जाता है। द टेम्परेट जोन हैज फॉरेस्ट ऑफ, यहाँ पे कौन कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, तो ओक पाया जाता है, मैपल्स पाए जाते हैं, ठीक है, एल्डर, बर्च, ये सब पेड़ का नाम है। मैनी कॉनिफरस, जूनिपर्स एंड ड्वार्फ विलोज आर ऑल्सो ग्रोन देयर, तो यहाँ पे ड्वार्फ विलो भी पाया जाता है, याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। द असम रीजन कंप्राइज द ब्रह्मपुत्र एंड सुरमा वैली, असम रीजन में ब्रह्मपुत्र और सुरमा वैली पाया जाता है विथ एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो असम रीजन में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। ओकेजनल थिक क्लम्प्स ऑफ बम्बूज एंड टॉल ग्रासेस, यहाँ पे लंबा घास और बम्बू का पेड़ काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। द इंडस प्लेन रीजन कंप्राइजेज द प्लेन्स ऑफ पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान एंड नॉर्दर्न गुजरात, इंडस प्लेन वाले में कौन कौन पाया जाता है, तो प्लेन ऑफ पंजाब, वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, ये सूखा है, गर्म होता है। द गंगा प्लेन रीजन कवर एरिया भी चाहिए एलुवियम प्लेन, तो गंगा रिवर में, गंगा प्लेन में कौन एरिया आता है, जो एलुवियम प्लेन का बना होता है, और कल्टिवेशन जहाँ पे व्हीट, शुगर केन, ये सब का कल्टिवेशन होता है। ओनली अ स्मॉल एरिया सपोर्ट फॉरेस्ट ऑफ वाइल्डली डिफरिंग टाइप्स। द डेक्कन रीजन कंप्राइज द इंटायर टेबललैंड ऑफ इंडियन पेनिनसुला, डेक्कन रीजन जो है कम्प्लीटली इंडियन पेनिनसुला को वहाँ पे कंप्राइज करता है, ठीक है। एंड सपोर्ट्स वेजिटेशन ऑफ वेरियस काइंड्स, और डिफरेंट तरह के वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, फ्रॉम श्रब जंगल टू मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, तो श्रब से लेकर के, छोटे पेड़ से लेकर के मिक्स्ड डेसिडियस जंगल तक। द मलाबार रीजन कंप्राइज द एक्सेसिवली ह्यूमिड बेल्ट ऑफ माउंटेन कंट्री पैरेलल टू वेस्ट कोस्ट ऑफ द पेनिनसुला, मलाबार रीजन जो है कंट्री के वेस्ट पेनिनसुला मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे जो है केरला वाले रीजन में पाया जाता है। बिसाइड बीइंग रिच इन फॉरेस्ट वेजिटेशन दिस रीजन प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप, तो ये जो वेजिटेशन में, तो फॉरेस्ट वेजिटेशन में तो है ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में, इसके अलावा कमर्शियल क्रॉप भी यहाँ पे पाया जाता है, जैसे कोकोनट, बीतल नट यानी पान, पीपर, कॉफ़ी, टी, रबड़, कैसवे नट यानी काजू, ये सब यहाँ पाया जाता है। अंडमान रीजन की बात किया जाए तो यहाँ पे एवरग्रीन मैंग्रोव पाया जाता है। द हिमालय रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश थ्रू सिक्किम, मेघालय, नागालैंड एंड द डेक्कन पेनिनसुला इज रिच इन इंडेमिक फ्लोरा, मतलब कि कई इंडेमिक कहने का मतलब कि उसी खास एरिया में पाया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो इसी एरिया में खास पाए जाते हैं। विद अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट विच आर नॉट फाउंड एल्सवेयर, ठीक है। फ्लोरा ऑफ कंट्रीज बीइंग स्टडीड बाय बीएसआई, इसको स्टडी करने के लिए बीएसआई इंडिया में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एंड इट्स 9 सर्कल ऑफिस लोकेटेड, और इसका हेड ऑफिस तो कोलकाता में है, और भी इसके जगह पर 9 इसके फील्ड ऑफिस हैं, ठीक है। एथनो बोटेनिकल स्टडी डील विद यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स बाय एथनिक रेसेज, तो एथनो बोटेनिकल स्टडी जो है मतलब कि इथनिक बेसिस पे बोटेनिक को सर्वे करना, इथनिक यानी कि एक खास प्रजाति के बेसिस पे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो प्लांट को डील पढ़ा जाता है एथनिक रेसेज के आधार पर। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सच प्लांट हैज डन बाय बीएसआई। अ नंबर ऑफ डिटेल्ड एथनो बोटेनिकल एक्सप्लोरेशन हैव बीन कंडक्टेड इन डिफरेंट ट्राइबल एरिया, तो इस तरह का कहाँ पे किया जाता है, खास करके ट्राइबल एरिया में किया जाता है। मोर देन 800 प्लांट स्पीसीज ऑफ एथनो बोटेनिकल इंटरेस्ट हैव बीन कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड एट डिफरेंट सेंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओइंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट का काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किस लिए, तो एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अर्बन डेवलपमेंट के लिए। सेवरल इंडियन प्लांट्स आर फेसिंग थ्रेट टू एक्सटिंक्शन, तो कई तरह की इंडियन प्लांट जो है एक्सटिंक्शन को फेस करने वाले हैं। अबाउट 1336 प्लांट स्पेसीज आर कंसिडर्ड वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड, लगभग 1336 प्लांट स्पेसीज जो है वल्नरेबल और इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आ गया। 20 प्लांट स्पेसीज जो है अबाउट 20 स्पेसीज ऑफ हायर प्लांट्स आर कैटेगराइज एज पॉसिबली एक्सटिंक्ट, तो लगभग एक्सटिंक्ट होने वाले लगभग 20 प्लांट ऐसे हैं। एंड दिस हैव बीन साइटेड ड्यूरिंग लास्ट 6 to 10 decades। BSI brings out inventory of endangered plant in form of publication title रेड डाटा बुक, तो BSI के द्वारा भी एक रेड डाटा बुक पब्लिश किया जाता है जिसमें ऐसा बात को मेंशन किया जाता है। अब हम लोग फॉनल रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि जानवर का डाइवर्सिटी इंडिया में कितना और कितने तरह के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया इज रिच इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ड्यू टू यूनिक बायोजियोग्राफिकल लोकेशन, तो इंडिया अपने लोकेशन के आधार पे मतलब लोकेशन के कारण यहाँ कई तरह के डाइवर्सिटी पाए जाते हैं। डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन इंडिया में और डाइवर्स इको डाइवर्सिटी है। इंडियाज इमेंस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इनकम्पासेज इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, स्पेसीज एंड देयर जेनेटिक मेकअप। दिस डाइवर्सिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू वास्ट वैरायटी इन फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट सिचुएशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया में भी कई तरह के ज़मीन पाए जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कई तरह के लैंडमास पाए जाते हैं, जिसके कारण से उस एरिया के जो भी इंडेमिक जानवर हैं जो उसी एरिया में पाए जाते हैं यहाँ पे उस तरह के मिलते हैं, मौजूद हैं, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन, डेजर्ट सब कुछ यहाँ मौजूद है, तो हर तरह के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन इंडिया रिप्रेजेंट 2 मेजर रिल्म्स तो एंड 3 बायोम्स, तो इंडिया में 2 मेजर रिल्म्स हैं, रिल्म्स यानी कि एरिया, रीजन, ठीक है।
एक है पैली आर्कटिक और इंडो मलायन, और 3 बायोम है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस एंड वार्म डेजर्ट या सेमी डेजर्ट। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज प्रोपोज्ड मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन विच डिवाइड द कंट्री 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके द्वारा ऐसा बताया गया है, मतलब कि मॉडिफाई करने के लिए प्रपोजल दिया गया, अभी हुआ नहीं है, 10 रीजन में बांटने के लिए बोला गया है। ट्रांस हिमालयन यानी कि जास्कर, लद्दाख रेंज वाला, कैलाश रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज, ये सब ट्रांस हिमालयन में आता है। उसके बाद हिमालयन, इंडियन डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड और कोस्ट, ये 10 कैटेगरी में इंडिया को फ्लोरल स्टडी के लिए बांटने के लिए बोला गया है। किसके द्वारा? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन द लाइट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन इंडिया होल्ड अ यूनिक पोजीशन विद प्रायोरिटी ऑफ कंजर्वेशनल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या करेगा, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के आधार पे, ठीक है, इंडिया जो है काफ़ी एक यूनिक पोजीशन होल्ड करता है, जो एक प्रायोरिटी बेसिस पे रखता है नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इनफैक्ट विद इन ओनली अबाउट 2% ऑफ वर्ल्ड टोटल सरफेस एरिया इंडिया इज नोन टू हैव 7.5% स्पेसीज ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि इंडिया का एरिया जो लगभग दुनिया का 2% है, लेकिन स्पेसीज के आधार पे देखा जाए तो दुनिया का 7.5% जानवर इंडिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया में 92,037 स्पेसीज अभी तक पाए गए हैं, खोजे गए हैं, जिसमें और भी इंसेक्ट इंक्लूड 61,000, ठीक है, जिसमें इतना इंसेक्ट भी पाए जाते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट 2 times द नंबर ऑफ स्पीसीज स्टिल रिमेन टू डिस्कवर इन इंडिया अलोन। ऐसा माना जाता है कि लगभग अभी जितना पाया गया है उसका दुगना स्पीसीज अभी इंडिया में ही पाया जाएगा, उतना अभी खोजा ही नहीं गया है उतने स्पीसीज, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ का डेमोग्राफिक बैकग्राउंड देखते हो, सेंसस क्या है, तो सेंसस 2000 हर 10 साल पे होता है। 2001 के सेंसर के आधार पे यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट सेंसर ऑफ 21st सेंचुरी एंड थर्ड मिलेनियम। तो 21st सेंचुरी का और थर्ड मिलेनियम का, मिलेनियम 1000 साल को बोलते हैं, तो 0 से 1000 तक एक मिलेनियम हुआ, 1000 से 2000 तक एक मिलेनियम, और 2000 से 3000 तक थर्ड मिलेनियम। तभी मिलेनियम थर्ड चल रहा है, सेंचुरी 21st चल रहा है। तो 21st सेंचुरी और थर्ड मिलेनियम का पहला सेंसस था। इट रिवील्स बेंचमार्क डाटा ऑन द स्टेट ऑफ एबंडेंट ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल इन द कंट्री। तो ये बताता है कि इंडिया में कितना ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, कल्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब बताता है सेंसस के आधार पे। सेंसस 2011 वाज द 15th सेंसस। 2011 का जो सेंसस था 15वां सेंसस था। 21 का जो सेंसस होगा 16वां सेंसस होगा, ठीक है। और पहला सेंसस 1872 में हुआ था लॉर्ड मायो के शासनकाल में, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं था। 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, वो ऑफिशियल था। इट वॉज हेल्ड इन 2 phases। जो सेंसस होता है 2 फेज में होता है, याद रखिए, एक होता है हाउस लिस्टिंग, एक होता है हाउस लिस्टिंग को हाउस सेंसस भी बोलते हैं, एक होता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। ये 2 सेंसस फेज में होता है, कोई भी सेंसस 2 फेज में होता है। पहला फेज होता है हाउस लिस्टिंग, जिसको हाउसिंग सेंसस भी बोलते हैं, जो अप्रैल से सितंबर के महीने में होता है। और दूसरा होता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, जो फरवरी के आसपास होता है, जिसमें रिवीजन किया जाता है कि जो डाटा लिया गया हाउसिंग लिस्टिंग के समय वो सही है कि नहीं। रेफरेंस डाटा हुआ 0.0 आवर तो 11 का जो सेंसस हुआ था उसका रेफरेंस डाटा डेट कहाँ तक लिया गया था, तो 1 मार्च 2011 का डेट लिया गया था। मतलब कि हम लोग बोलते हैं 2011 के डाटा के अनुसार, यानी कि 1 मार्च 2011 तक, ठीक है। तो 21 में जो सेंसस होगा उसका लिया जाएगा 1 मार्च 2021। इन स्नो बाउंडेड एरिया द पॉपुलेशन इन्यूमरेशन वाज कंडक्टेड ऑन सितंबर 11। तो स्नो बाउंडेड एरिया में वहाँ पे पॉपुलेशन इन्यूमरेशन जो है सितंबर के महीने में हुआ था, बाकी जगह फरवरी में हो गया था, ठीक है। और फाइनल पॉपुलेशन डाटा कब निकाला गया, तो 11 का सेंसस का डाटा निकाला गया था 2013 में। यानी कि डाटा को कलेक्ट करने, उसको मतलब कि सही तरीके से सजाने में, ठीक है, उसको एक तरह से बोल सकते एडिट करने में 2 साल लग जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो मार्च 111 स्टूड इतना मिलियन है ना, 1210.9 मिलियन, ठीक है, जिसमें 623 मिलियन मेल थे और 587.6 मिलियन फीमेल थे। इंडिया अकाउंट फॉर मेजर 2.4% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया जो है 2.4% ही है, लेकिन 17% पॉपुलेशन इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया कि द पॉपुलेशन विच एज द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी होने समय, मतलब कि 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ था उसमें 238 मिलियन पॉपुलेशन थे, जो 1210 मिलियन हो गया 2011 में, ठीक है। एज रिकॉर्डेड इज डेकेनियल सेंसस फ्रॉम 1901 द पॉपुलेशन एज ग्रोन स्टेडली एक्सेप्ट हो रहा डिक्रीजिंग ईयर 1911 से 21। तो 1911 से 21 वाला जो ईयर था, है ना, ये 10 साल वाला, इसमें पॉपुलेशन डिक्रीज किया था। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि 11 से मतलब कि पॉपुलेशन कब डिक्रीज किया था इंडिया में, तो 1911 से 21 वाला जो सेंसस ईयर था उसमें, ठीक है। तो यानी 1921 में जो डाटा आया था उसमें जो है डिक्रीज हुआ था, बाकी हमेशा इंक्रीज हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिसेज ऑफ पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का जो डेकेडल ग्रोथ है, मतलब 10 साल में 17% इंक्रीज कर गया है यहाँ का पॉपुलेशन। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बिटवीन 1991 टू 2011। तो 1991 से 2011 तक सारे स्टेट और सारे यूनियन टेरिटरीज में पॉपुलेशन बढ़ा है। सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है, तो बिहार जो सबसे थिकली पॉपुलेटेड है,
ठीक है। 1106% इसके साथ मतलब कि एक स्क्वायर एरिया में रहते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल है जिसमें 1028, उसके बाद केरला 860। और यदि यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए तो दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात किया जाए तो सेक्स रेशियो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, तो 1000 मेल में कितने फीमेल है उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया का सेक्स रेशियो जो है 972 है, इंडिया का सेक्स रेशियो 972 है। इट वॉज 972 एट बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी एंड देयर आफ्टर शोड कंटिन्यूस सॉरी इंडिया का जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में है 972 था, 972 था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा 1941 तक, ठीक है। द सेक्स रेशियो फ्रॉम 1901 टू 2011 रजिस्टर 10 पॉइंट इंक्रीज। तो 1901 से 2011 तक देखा जाए तो 1901 के मुकाबले 10 इंक्रीज हुआ है, 10 पॉइंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। हाउएवर चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइन टू 919 पर 1000 मेल, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 919 है 1000 मेल पे, ठीक है। अभी हम लोग लिटरेसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लिटरेसी फॉर द पर्पस ऑफ सेंसस 2011 द पर्सन, तो जैसे लिटरेसी का डिफिनीशन इंडिया में क्या है, तो 7 साल से मतलब 7 साल का यदि कोई बच्चा है, पर्सन एज्ड 7 एंड अबव, 7 या 7 से ज़्यादा, हु कैन बोथ रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, जो किसी लैंग्वेज में लिख सकता है और पढ़ सकता है, ठीक है। जो लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ पढ़ सकता है या फिर ऐसा नहीं जो सिर्फ लिख सकता है, जो दोनों काम कर सकता है और उसका एज 7 साल से ज़्यादा है तो उसको लिटरेट माना जाता है, उसको पढ़ा लिखा माना जाता है, ठीक है। अ पर्सन हुज कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट नॉट लिटरेट, तो यानी कि जो सिर्फ पढ़ सकता है लिख नहीं सकता और लिटरेट नहीं है। 1991 में इन द सेंसस पीरियड टू 1991 चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज वर नेसेसरली ट्रीटेड एज इलिटरेट, और 5 साल यहाँ पे 91 के सेंसस तक, इन द सेंसस प्रायर टू 1991 1991 के सेंसस के पहले, ठीक है, चिल्ड्रन जो 5 साल के नीचे का था, चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज, उसको इलिटरेट माना जाता था, बल्कि वो पढ़ा लिखा भी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और अभी क्या डेट है, तो अभी 7 साल है, ठीक है, अभी जो एज है 7 साल है। द रिजल्ट ऑफ 2011 सेंसस रिवील्स डैट देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन लिटरेसी इन द कंट्री। द लिटरेसी रेट इन द कंट्री 73%। इंडिया में जो लिटरेसी रेट अभी है 73% है, जिसमें 80.9% मेल में है और 64.6% फीमेल में है, ठीक है। केरला रिमेंड इट्स फर्स्ट पोजीशन ऑन द टॉप विथ 94% लिटरेसी रेट, तो केरला टॉप पे है 94% लिटरेसी रेट के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर लक्षद्वीप है 91.9, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लक्षद्वीप है और स्टेट में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केरला है। बिहार जो है सबसे कम पढ़ा लिखा, बिहार लिटरेसी रेट ऑफ 61.8% जो लास्ट में है। केरला आल्सो ऑक्यूपाइज द टॉप स्पॉट इन द कंट्री बोथ इन मेल लिटरेसी एंड फीमेल लिटरेसी, तो मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी में भी केरला टॉप पे है 96.1 और 92.1। उसी तरह से बिहार जो है, बिहार इज रिकॉर्डेड लोवेस्ट लिटरेसी बोथ इन मेल एंड फीमेल, तो दोनों केस में बिहार का सबसे कम है 71 और 51, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर को कम्प्लीटली खत्म कर लिए। नेशनल सिंबल का जो सेकंड चैप्टर है ना, उसको हम लोग कल चालू करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।